तो स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे बीकानेर का इतिहास, बीकानेर राज्य का इतिहास। तो जब हम बीकानेर के इतिहास की बात करते हैं तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बीकानेर का थोड़ा सा पुरानी बातें बता देता हूं। जैसे हम पुरानी जब किताबों में पढ़ते हैं तो बीकानेर का एक नाम मिलता है हमें जंगल देश, और एक नाम बीकानेर का पुराना मिलता है राती घाटी। दो तो ये पुराने नाम सीधे सीधे से याद रखेंगे अपने को कि बीकानेर को प्राचीन काल में एक तो जंगल प्रदेश कहा जाता था, एक राती घाटी कहा जाता था। जंगल देश नाम तो इसका महाभारत में मिलता है, और महाभारत के अंदर वास्तव में जंगल देश जो क्षेत्र है वो केवल बीकानेर को नहीं बताया गया। बीकानेर और जोधपुर दोनों का जो संयुक्त इलाका था उसको अपने जंगल देश कहा गया, और ऐसा लिखा गया कि जंगल प्रदेश हुआ करता था। कई कई जगह इसका नाम कुरु जांगला या माद्रे जांगला भी मिलता है आपने को। कुरु जांगला लिखा हुआ है या माद्रे जांगला लिखा हुआ है, और इसकी राजधानी बताई हुई है अहिछत्रपुर, जिसको आजकल अपने कहते हैं नागौर। अहिछत्रपुर बताई हुई है जो वर्तमान काल में हमारे द्वारा नागौर कहा जाता है। तो जंगल देश महाभारत काल में जोधपुर और बीकानेर का जो इलाका था वो जंगल देश कहलाता था। इसे कुरु जांगला या माद्रे जांगला के नाम से भी उल्लेखित किया गया। राजधानी इसकी अहिछत्रपुर बताई गई, और अहिछत्रपुर को वर्तमान में हम नागौर के नाम से जानते हैं। वैसे वास्तव में ये नाम जंगल नहीं है, जंगल वह क्षेत्र जहां पर जल कम तथा वायु प्रबल, उसे जंगल प्रदेश कहा गया। कि जहां पर पानी की तो कमी हो और हवाएं बहुत तेज गति से बहती हो वह जंगल है। जंगल से धीरे धीरे नाम बनता बनता जंगल पड़ गया, और ये नाम बीकानेर के लिए तो इतना ज्यादा हिट हुआ कि कालांतर में बीकानेर में जितने राजा बने उन सब ने उपाधि धारण करनी शुरू कर दी, और बीकानेर के राजाओं की इसी वजह से उपाधि मिलती है, जय जंगलधर बादशाह। हम आगे पढ़ेंगे किसने कब क्यों उपाधि धारण की और बातें कर लेंगे, लेकिन फिर भी तो सिंपल में आपसे कभी कोई पूछे कि जय जंगलधर बादशाह नामक उपाधि कौन सी रियासत के राजा ग्रहण किया करते थे, तो बीकानेर रियासत के जो राजा थे वो ये उपाधि ग्रहण किया करते थे, जय जंगलधर बादशाह। राती घाटी शुरुआत में जब बीकानेर की स्थापना वगैरह हुई थी तो वह स्थान जहां से बीकानेर का विस्तार शुरू हुआ था उस जगह का नाम ही राती घाटी था, इसलिए बीकानेर का एक प्राचीन काल में एक नाम और पड़ गया राती घाटी। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मध्यकालीन राजस्थान की जब बात करते हैं तो अपने बेसिकली यहाँ पर राजवंश हुआ करते थे, अलग अलग राजवंशों का अधिकार हुआ करता था। जब हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कौन सा राजवंश था, तो बीकानेर में राठौड़ राजवंश हुआ करता था। राठौड़ राजवंश का अधिकार था यहाँ पर। राठौड़ सूर्यवंशी हिंदू थे। इससे पहले इनका एक राज्य और स्थापित हो चुका था, और वह राज्य था जोधपुर। जोधपुर की स्थापना, जोधपुर या जिसको मारवाड़ कहते हैं, यह पहले राठौड़ द्वारा स्थापित किया जा चुका था। जोधपुर जिसकी स्थापना ही जोधा जी ने की थी, जोधा जी ने जोधपुर की स्थापना की थी, और यह एक राठौड़ राज्य हुआ करता था। जोधा जी के एक बेटे थे बिक्का। वास्तव में तो जोधा के एक सांकली रानी थी, नौरंदे सांकला। नौरंदे सांकला नाम करके बिक्का जी एक रानी हुआ करते थे, और इनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था बिक्का और एक बेटे का नाम था बिद्दा। दो बेटे हुआ करते थे बेसिकली, बिक्का और बिद्दा। जोधा जी के एक भाई हुआ करते थे कांधल, रावत कांधल नाम करके बिक्का जी के एक भाई थे। तो बिक्का जी के भाई थे तो मतलब बिक्का के और बिद्दा के इनके वो अंकल लग गए, इनके चाचा लगा करते थे। और इन दोनों भाइयों की, विशेषकर बिक्का की, अपने जो काका थे, अपने जो अंकल थे रावत कांधल थे, इनके साथ में थोड़ा विशेष अनुराग था, इनके साथ में विशेष अनुग्रह था, दोनों की आपस में अच्छी बना करती थी। ऐसी कहानी है कि एक बार राव जोधा जी का दरबार लगा हुआ था, जोधा जी अपने दरबार के अंदर बैठे हुए थे, किसी विषय पर डिस्कस कर रहे थे, और बिक्का और कांधल मतलब दोनों काका भतीजा आपस में अपने किसी बातचीत के अंदर लगे हुए, वो जोधा जी की बातचीत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और जोधा जी ने अचानक उनकी तरफ देख के व्यंग्य कसा, उनकी फिक्रा कसा, और जोधा जी ने कहा कि काका भतीजा बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे नया गढ़ बनाएंगे। और जैसे ये बात कही, दरबार में जो बाकी लोग थे वो समझने लगे। कांधल और बिक्का को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। कांधल जी खड़े हुए, कांधल जी ने खड़े होकर जोधा जी को कहा कि अब नए का तो पता नहीं, पर आप वाले गढ़ के अंदर तो अब हम नहीं रहेंगे। और कहते हैं कि इस बात को लेके कांधल जी, बिक्का जी के छोटे भाई बिद्दा जी, एक नापोजी सांकला, एक बेलू जी परिहार, ऐसे खूब सारे लोग थे जो वहां से निकल गए, और उनका अब तो अपने नए राज्य की स्थापना की जाएगी। ये लोग वहां से निकले, और वहां से निकल के देशनोक आए। देशनोक में तब हम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही है, एक लोक देवी का नाम सुना, करणी माता। करणी माता तब देशनोक के अंदर रहा करती थी। करणी माता जीवित थी तब तक, करणी माता यहाँ देशनोक में रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जोधा जी के भी पिताजी थे रणमल, और जो करणी माता थे वो रणमल के धर्म बहन बनाए हुए थे। तो यदि रणमल के धर्म बहन थे तो जोधा की, कांधल की, इनकी तो बुआ लग गए। तो कांधल जी यहाँ पर आए बिक्का जी को लेके, और उन्होंने करणी माता को आके कहा कि करणी माता ऐसे ऐसे हम वहां से जोधा से नाराज होकर आ गए, और अब ये जोधा का बेटा बिक्का है, यदि ये जोधपुर में रहता तो जोधपुर का राज्य संभालता, जोधपुर का राजा बनता, लेकिन अब हम यहाँ वहां से आ चुके हैं। अब तू बता हम किधर जाए, हमें किधर नए राज्य की स्थापना करनी चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। और करणी माता ने उनको सजेस्ट किया कि आप इस बीकानेर साइड के अंदर जाओ, बीकानेर साइड के अंदर जाओगे तो आप यहाँ पे राज्य स्थापित कर लोगे, आपका जो राज्य है वो चहुं और प्रगति स्थापित करेगा। और लोक भाषा के अंदर एक बाकायदा कहावत भी कही जाती है कि करणी माता ने उस समय बिक्का जी कहा था कि बिक्का तेरो बिकाणो जोधने सवायो बात से, कि हे बिक्का एक दिन तेरा जो बीकानेर है वो जोधपुर से भी सवाया हो जाएगा। और करणी माता का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। आप कभी नोटिस करके देखिए कि किसी भी बड़े राज्य से जब भी कोई छोटी रियासत अलग हुई,
जैसे मेवाड़ से अलग हुआ बांसवाड़ा, मेवाड़ से अलग हुआ डूंगरपुर, मेवाड़ से अलग हुआ शाहपुरा, उनकी इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है। जैसे जोधपुर से अलग हुआ किशनगढ़, लेकिन किशनगढ़ की इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है। या जैसे जयपुर से अलग हुआ अलवर, पर अलवर का भी इतना कोई लंबा चौड़ा इतिहास अपने को देखने को नहीं मिलता। लेकिन जोधपुर से अलग हुआ बीकानेर, और बीकानेर का उतना बड़ा इतिहास है जितना बड़ा इतिहास जोधपुर का रहा था। तो करणी माता का आशीर्वाद भी फलीभूत हुआ। तो करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने ये वाला क्षेत्र जीतना शुरू कर दिया। 1465 के आसपास में इन्होंने बीकानेर क्षेत्र जीत लिया था। बीकानेर वाला इलाका जीता, जिसको हम जंगल देश बोल रहे हैं, जिस इलाके को, वह क्षेत्र जीत लिया था 1465 के अंदर। थोड़ा आगे और बढ़े, 1472 में बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है कोडमदेसर। इस कोडमदेसर नाम की जगह पर अपने आप को राजा घोषित कर देता है। कोडमदेसर के बारे में और बात कहा जाता है कि कोडमदेसर जोधाजी के टाइम में जीत लिया गया था। और कोडमदेसर जो कोडमदे थे वो जोधाजी के जो पिताजी थे रणमल, उनकी रानी हुआ करते थे, जोधाजी की सौतेली माता थे। और जोधाजी ने अपनी उन माता के नाम पर यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया था। यहाँ पे कीर्ति स्तंभ लगवाया था उस टाइम। कीर्ति स्तंभ से ये सब जानकारियां भी मिलती है। कोडमदे के नाम पर बना सर का मतलब होता तालाब। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण का एक अनुपम उदाहरण है कि उस साइड में आप जितने गांव के नाम देखोगे, उन गांव के नाम के पीछे आपको सर लगे हुए मिलेंगे। आपको गांव का नाम मिलेगा कोडमदेसर, लूणकरण सर, पातली सर, भोजू सर, हरिया सर, ऐसे गांव के नाम मिलेंगे आपको। ये सर का मतलब ही है कि उस समय कोई व्यक्ति वहां पर पहली बार गया था और उसने सबसे पहले जल का, अपने पीने के पेयजल का प्रयास किया, वहां पे पेयजल के साधन ढूंढे और तालाब वगैरह का निर्माण करवाया, और उसी के नाम पर कालांतर में उस गांव का नाम पड़ गया। तो कोडमदे के नाम पर गांव का नाम कोडमदेसर था। यहीं पर बीका ने अपने आप को 1472 में राजा घोषित कर दिया था। बीका ने शुरुआत में तो राजधानी भी कोडमदेसर बनाने की कोशिश की, और उसने कोडमदेसर के अंदर मंदिर और बनवा दिया था। भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। भैरू जी का मंदिर बनाया था, आज भी प्रसिद्ध मंदिर है बीकानेर के पास में कोडमदेसर भैरू जी। आसपास के बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसलमेर के भाटियों ने विरोध किया। उस समय जैसलमेर वालों की एक सब क्लेन हुआ करती थी, पुगल, बीकानेर के अंदर पुगल जगह पड़ती है, वो सब क्लेन हुआ करती थी। और उन पुगल वाले भाटियों ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य, ये हमारी टेरिटरी है, हम यहाँ पर राजधानी नहीं बना देंगे। बीका ने भी सोचा कि यार नए नए आए हैं, फालतू में पंगे क्यों लिए जाए। उसने कहा भाई ठीक है, हम यहाँ राजधानी नहीं बनाएंगे। तो शुरुआत में वह कोडमदेसर में राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन बाद में कोडमदेसर में राजधानी नहीं बनाता और बाद में आगे बीकानेर की तरफ आ जाता है। और बीकानेर में राठी घाटी वाली जगह पर वो शुरुआत के अंदर आके यहीं आसपास रहते हैं और यहीं पर बीका अपनी राजधानी बना देता है। तो बीका ने 1465 के अंदर ही बीकानेर वाला क्षेत्र जीत लिया था। 1472 में उसने खुद को कोडमदेसर में राजा घोषित किया था। कोडमदेसर को राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन बाद में आगे बीकानेर की तरफ आ गया था। बीकानेर को उसने राजधानी बनाई थी। और बीकानेर का जो शहर है वो बीका द्वारा बसाया गया था 1488। सन 1488 के अंदर बीकानेर की बीका ने स्थापना कर दी थी। तो बीका 1465 के अंदर क्षेत्र जीतता है, 1472 में कोडमदेसर में राजा बनता है, 1488 के अंदर वो बीकानेर शहर की स्थापना कर देता है। कुछ बातें अभी हमने जो पढ़ी कि बीकानेर को प्राचीन काल में, महाभारत काल में जंगल देश बोलते थे। जोधपुर बीकानेर दोनों वाले इलाके को कुरु जांगला या माद्रे जांगला कहते थे। उस समय इसकी राजधानी छत्रपुर थी, जो वर्तमान में हमारा नागौर है। या बीकानेर को राठी घाटी भी कहा जाता था। हमने ये पढ़ा कि बीकानेर में राठौड़ राजवंश का अधिकार था। राठौड़ राजवंश की जो मूल रियासत थी वो तो थी जोधपुर, और जोधपुर में एक राजा वे जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। उनकी एक रानी थी नौरंदे सांकला, उनके दो बेटे थे बीका और बिद्दा, और इनके अंकल थे जोधा जी के भाई थे रावत कांदल। और एक बार रावत कांदल ने अपने भतीजों बीका और बिद्दा के साथ में करणी माता के आशीर्वाद से 1465 के आसपास में बीकानेर वाला इलाका जीत लिया था और 1488 में बीकानेर की स्थापना कर दी थी। इस प्रकार बीकानेर राजस्थान में राठौड़ों की दूसरी रियासत थी। राठौड़ों की पहली रियासत मारवाड़, और जो दूसरी रियासत उससे टूटकर अलग हुई थी वो हुई थी बीकानेर, जो बीका द्वारा स्थापित की गई थी। हम आगे कुछ बातें पढ़ते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जंगल प्रदेश की वजह से बीकानेर के जो राजा थे उनकी उपाधि हो गई थी जंगलधर बादशाह। जंगल मतलब वह क्षेत्र जहां पर जल कम तथा वायु प्रबल हो, मतलब पानी कम और हवा की अधिकता हो, उस क्षेत्र को जंगल बोलते थे। कालांतर में आगे सारे राजा जंगलधर बादशाह लगने लगे। अभी एक बात बताई कि बीकानेर की स्थापना थी वो 1488 के अंदर की थी। बीकानेर की स्थापना के बारे में एक अच्छा सा दोहा है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। एक दोहा है राजस्थानी का आपने कि 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर, थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर। अभी हम इसके एक एक शब्दों का अलग अलग जानकारी प्राप्त करें। लिखा हुआ कि 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर। 1545 सन बता रहे हैं, विक्रमी सन। हमारे विक्रमी कैलेंडर चला करता था पहले। विक्रमी कैलेंडर जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, अपना जो ईस्वी कैलेंडर होता है इसे 57 साल आगे चलता रहता है। 57 साल का डिफरेंस होता है। तो आप देख लो ईस्वी सन में जब चल रहा है 1488, और 1488 में जब अपने 57 ऐड करेंगे तो 1545 आ जाएगा। तो विक्रमी संवत तो चल रहा था 1545। और इसमें महीनों के नाम कभी अपने सुने तो महीनों के नाम ऐसे होते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो उस समय जो महीना चल रहा था वो चल रहा था बैसाख। क्योंकि ये कैलेंडर अपना चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर होता है। 15 दिन चंद्रमा दिखाई देता है, 15 दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता। जिसमें दिखाई देता है उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो उसकी जो तिथियां होती है उसके आगे लगाते हैं बदी,
और जिसके अंदर दिखाई देता है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और उसमें जो तिथियां होती है उनके आगे लगाया जाता है सूदी। इसमें सूद लगा हुआ, इसका मतलब शुक्ल पक्ष चल रहा था कि 1545 विक्रमी संवत है, उसका जो महीना है उस महीने का नाम है वैशाख, उसका जो पक्ष चल रहा है वो पक्ष चल रहा है शुक्ल। एक शब्द लिखा हुआ है बीज, वास्तव में गुजराती भाषा का प्रभाव हमारी राजस्थानी भाषा पर। गुजराती भाषा में दो को बोलते हैं बे, दो को बे बोलते हैं। तो द्वितीया, जो हिंदी का शब्द द्वितीया, वो जब हमारे राजस्थानी में बोला जाता है तो हम उसको बोलते हैं दूज, और गुजराती के प्रभाव की वजह से दूज को हम बोल देते हैं बीज। तो बीज का मतलब यहाँ पे द्वितीया हो गया, मतलब वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। एक शब्द लिखा हुआ है थावर, बड़ा जोरदार से इंटरेस्टिंग जानकारी, आप लोगों में से ज्यादातर जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आज से आप ध्यान रखना। शनिवार, शनिवार को अपनी स्थानीय भाषा में, राजस्थानी भाषा के अंदर थावर बोला करते थे। अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दुआ कह रहे हैं कि विक्रमी संवत 1545, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष, उसकी द्वितीया और वार था शनिवार, इसको बीकानेर, बीकानेर की स्थापना की थी। लिखा हुआ थावर बीज थेरेपियो, थेरेपियो मतलब तर्पणा करना, मतलब स्थापना करना, बीको बीकानेर, मतलब बीकानेर, बीकानेर की स्थापना विक्रमी संवत 1547, वैशाख शुक्ल तृतीया को शनिवार के दिन उसकी स्थापना की थी। अब वैशाख शुक्ल द्वितीया के दिन उसकी स्थापना की गई, शनिवार के दिन उसकी स्थापना की गई। वैशाख शुक्ल द्वितीया जो है उसका जो अगला दिन है, वैशाख शुक्ल जो तृतीया होती है, उसको हम राजस्थान में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं। वो त्योहार है हमारा आखा तीज। आखा तीज के दो, या हम एग्जैक्टली जब हिंदी में इसको बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। आखा, आखा जो वर्ड है राजस्थानी में, आखा वर्ड का मतलब पूरा होता है, संपूर्ण। अक्षय का मतलब भी वो संपूर्ण होता है, और तीज, तीज को अपने हिंदी में बोलेंगे तो तृतीया, तो आखा तीज को जो अक्षय तृतीया, तो अगले दिन अक्षय तृतीया का त्योहार पड़ रहा है। और कहते जब बीकानेर, बीकानेर की स्थापना कर ली, वो बड़े खुश हुए कि भाई मैंने एक नया शहर बसाया है, तो उन्होंने दूसरे दिन उस खुशी में पतंगे उड़ाई। ऐसा कहा जाता है गोल पतंग थी, चांद जैसे आकार की पतंग थी, और उसके बाद से आज दिन तक वो ट्रेंड स्थापित हुआ, और आज भी बीकानेर में आखा तीज में पतंगे उड़ाई जाती है। सबसे पहले वो चंदा पतंग उड़ाई जाती है। चंदा पतंग उड़ाने का मतलब ये माना जाता है कि भाई आखा तीज का पर्व शुरू हो गया है, बीकानेर की स्थापना इस दिन हुई थी। तो कालांतर में बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में जो दिन लोकप्रिय हुआ वह दिन था आखा तीज, अक्षय तृतीया। वास्तव में तो बीकानेर की स्थापना तो आखा तीज से एक दिन पहले, उसकी स्थापना द्वितीया के दिन, पर चूंकि वो त्योहार था अगले दिन, बीका जी ने खुशी उस दिन मनाई थी, उसी दिन पतंगे उड़ाई थी, इस वजह से पॉपुलैरिटी ज्यादा उस रूप में पड़ गई। तो कोई बीकानेर का स्थापना दिवस पूछे, त्योहार के रूप में पूछे तो हम अक्षय तृतीया बताते हैं, आखा तीज बताते हैं। कोई पूछे बीकानेर में पतंगे कब उड़ाई जाती है, तो पतंगे भी आखा तीज को उड़ाई जाती है। पतंगे आखा तीज को क्यों उड़ाने लग गए, तो भी अपने पास में हो कि सबसे पहले बीका जी ने उस समय पतंग उड़ाई थी इसलिए उड़ाते हैं। बीका जी ने गोल पतंग उड़ाई थी, चांदा पतंग, इसलिए आज भी अखबारों में पढ़ने को मिल जाता है कि चांदा पतंग उड़ाकर बीकानेर का स्थापना दिवस का शुभारंभ किया गया। एक चीज और बताऊंगा आपको, आप अपने मारवाड़ी भाषा में कभी गांव में बुजुर्गों से सुना हो तो बुजुर्गों की एक बात हमेशा यूं सुनने को मिलती है कि थावर कीजिए तर्पणा और बुद्ध कीजिए व्यापार। थावर कीजिए तर्पण मतलब यदि किसी चीज की स्थापना करनी है तो थावर के दिन की जाए, और थावर का मतलब हुआ शनिवार, और यदि कोई व्यापार शुरू करना है तो हमेशा बुधवार के दिन किया जाए। बीका स्थापना कर रहा था बीकानेर की, तो बीकानेर स्थापना भी किस दिन की है, शनिवार के दिन की है। तो वार उस दिन शनिवार था, द्वितीया थी, लेकिन अगले दिन तृतीया, इस वजह से हम आखा तीज मानने लगे। तो बीकानेर के स्थापना दिवस कोई पूछे आखा तीज, अब से याद रखना। ईस्वी सन में पूछे तब तो अपने 1488 है, विक्रमी संवत 57 साल आगे होता है 1545, वैशाख का महीना, शुक्ल का पक्ष, द्वितीया का दिन, शनिवार का वार, और वैसे माने तो आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना कर दी थी। करें जब बीकानेर की स्थापना कर लेता है, उसके बाद जोधा जी के जब अंतिम दिन थे, जोधा जी बीका जी से मिले और जोधा जी बीका जी का आगे अब देख तूने अलग से राज्य बना ही लिया है, तुम अब ये नहीं हो कि मेरे मृत्यु के बाद में जोधपुर पर क्लेम कर दे, तो जोधपुर पे क्लेम मत कर देना, तो जोधपुर पे अधिकार मत कर लेना, ये तेरे भाइयों के पास में रहने देना। बीका जी का ठीक, मैं अपने भाइयों के पास रहने दूंगा, कोई क्लेम नहीं करूंगा, पर क्योंकि राठौड़ों का मूल राज्य जोधपुर है, और अब मैं जब बीकानेर जा रहा हूं तो मुझे जो किसी वंश की, किसी कुल की, किसी राज्य की जो कुछ वस्तुएं होती है, कोई कुल देवी की मूर्ति होती है, कोई और उससे संबंधित कोई तलवार कटार के जो प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, राज चिन्ह जो होते हैं, उनमें से मुझे कुछ हिस्से दिए जाए, उनमें से कुछ मुझे भाग दीजिए। जोधा जी ने कहा कि हाँ ठीक, तुम्हारे जब जी में तब वो आके ले जाना यहाँ से। लेकिन जोधा जी की मृत्यु के बाद कहते हैं कि जोधा जी की मृत्यु के बाद राव सातल राजा बने। राव सातल के बाद में, राव सातल बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहे, इतने में उनके बाद में भाई राव सुजा बने, और सुजा के टाइम में जब बीका ने ये डिमांड की कि मुझे राज चिन्ह में हिस्सा दिया जाए, तो राव सुजा ने देने से मना कर दिया था। तो बीका जोधपुर पर अटैक कर देते, तो बीका ने जो जोधपुर पर अटैक किया था वो राव सुजा के टाइम में कर दिया था, अटैक किया। हालांकि उन्होंने अपने भाइयों को कोई हानि नहीं पहुंचाई, समझौता हो गया उनके बीच में, और राज चिन्ह के कुछ भागों को दे दिए गए, और राज चिन्ह के भागों को लेकर वो बीकानेर आ गए थे। उन राज चिन्हों के भागों में एक नागरची माता की मूर्ति थी जो वो लेके आए थे, और बीकानेर के अंदर नागरची माता का मंदिर बनवाया था। नागरची माता राठौड़ों की कुल देवी है, बीकानेर में नागरची माता का मंदिर है, और वो नागरची माता का जो मंदिर है वह बीका जी ने बनवाया था, वो मूर्ति भी वो जोधपुर से उस टाइम लेके आए थे। तो नागरची माता तो राठौड़ों की कुल देवी हो गई। बीकानेर भी मंदिर है। वैसे हम जब जोधपुर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम और पढ़ते हैं कि इनका वास्तव में जो मंदिर है वो तो बाड़मेर में गांव पड़ता है, नागाना वहां पर बना हुआ है, लेकिन बीकानेर में भी उनका एक मंदिर बना हुआ है। पर चूंकि बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से हुई, कालांतर में आगे आने वाले राजाओं ने भी करणी माता को बहुत ज्यादा माना, इसलिए बीकानेर में करणी माता और ज्यादा पॉपुलर हुए, और बीकानेर के जो करणी माता हो तो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में तरफ दिए गए थे, इष्ट देवी बन गए थे।
बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, तो कुलदेवी तो उनकी भी, सबकी कुलदेवी, राठौड़ वंश जो भी है उनकी कुलदेवी नागराची माता, और बीकानेर के राठौड़ करणी माता को ज्यादा मानने लगे तो उनकी जो कुलदेवी इष्ट देवी जो थे वो करणी माता हो गए। बेसिक से हमने बीकाजी के बारे में कुछ जानकारियां पढ़ी, ये दो बातें याद रख लेना, राठौड़ों की कुलदेवी तो नागराची माता और बीकानेर वाले राठौड़ करणी माता को ज्यादा मानते थे, तो उनकी क्या हो गए, इष्ट देवी हो गई, और सुजा के समय में आक्रमण करके नागराची माता वाली मूर्ति लेकर रहे थे। ये हमने बीकाजी के बारे में कुछ बातें पढ़ी, बीकानेर की स्थापना के बारे में कुछ बातें, या बीकानेर की स्थापना से पहले इसको क्या कहते थे, उन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। दो नाम बताए मैंने आपको, जांगल देश और राती घाटी नाम के दो नाम बताए थे। इस बीकाजी की मृत्यु के बाद में जो अगले राजा बने थे वो राजा थे नरा, लेकिन नरा के बारे में अपने पास में कोई ज्यादा जानकारियां है नहीं। बीकाजी 1465 में इस क्षेत्र को जीत लेते हैं, बाद में नराजी बने। नराजी के बाद में जो अगले राजा बने वो थे लूणकरण। लूणकरण बाद में 1504 से लेकर 26 तक यहाँ के राजा। लूणकरण एक बड़े राजा, कहते हैं लूणकरण को जसनाथ जी महाराज का भी नाम सुना हो तो बीकानेर में जसनाथ जी महाराज वे कतरियासर गांव के अंदर उनका बहुत बड़ा मंदिर है, उन जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद था। ये बीकाजी के एक बेटे और थे गढ़सी जी, तो राज्य गढ़सी जी को मिलना था, लेकिन कहते हैं कि जसनाथ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, जसनाथ जी महाराज ने आशीर्वाद लूणकरण को दिया, इसलिए जो आगे के उत्तराधिकारी थे वो लूणकरण जी बने। तो वैसे भी कि कौन से एक लोक संत के आशीर्वाद से लूणकरण को बीकानेर का राज्य प्राप्त हुआ, तो अपने याद रख लेंगे भाई, जसनाथ जी के आशीर्वाद से उनको ये राज्य प्राप्त हो गया। बड़े राजा वे लूणकरण। लूणकरण ने जैसलमेर के एक राजा को हरा दिया था, उन्होंने जैसलमेर के रावल जेत सिंह को हराया था। नागौर के एक राजा को हरा दिया था, नागौर में उन्होंने मोहम्मद खां को हराया था। अपने साम्राज्य की शक्तियों का विस्तार किया, और ऐसे विस्तार करते करते वो हरियाणा तक चले गए थे, और हरियाणा में नारनौल के पास में कोई डोसी नाम की जगह थी, वहां डोसी का युद्ध लड़ा उन्होंने। नारनौल के कोई नवाब थे अभी मीरा के खिलाफ, अभी मीरा नारनौल के नवाब थे, इनके खिलाफ युद्ध लड़ा, इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लूणकरण केवल बहादुर व्यक्ति नहीं थे, लूणकरण वास्तव में अपनी दानवीरता के लिए बहुत ज्यादा याद किए जाते हैं, और लूणकरण की दानवीरता के लिए दो लोगों ने, हम आगे इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। एक राइटर में बिट्ठू सुजा, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। बिट्ठू सुजा कहते हैं कि लूणकरण जो थे वो कलयुग के कारण थे। किसी भी व्यक्ति को वैसे भी दानवीर बताना होता है तो हम दानवीरता की तुलना हमेशा कर्ण से करते हैं, कि कर्ण जो महाभारत काल के अंदर बहुत बड़े दानवीर हुए थे, तो जैसे महाभारत काल में कर्ण दानवीर हुआ था, वैसे वैसे यदि कलयुग में कोई दानवीर आदमी हुआ है, कलयुग का कर्ण यदि कोई हुआ तो लूणकरण हुआ, ऐसा बिट्ठू सुजा लिखते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे, एक राइटर और हुए जयसोम, और जयसोम भी उनकी जो दानवीरता की तुलना है वो कर्ण से करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि बीकानेर साइड में आप जाओगे तो ज्यादातर गांव के नाम के पीछे आपको सर लगे हुए मिलेंगे, तो लूणकरण के नाम से एक झील बनी, इसलिए झील का नाम है लूणकरण सर। खारे पानी की झील, आप राजस्थान ज्योग्राफी में और ज्यादा विस्तार से इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हो, तो लूणकरण सर झील का निर्माण भी इनके टाइम में इनके नाम पर करवाया। इन्हीं के टाइम में बीकानेर के अंदर एक मंदिर बनवाया गया, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। लूणकरण के टाइम में इसका निर्माण हुआ था। बीकानेर के जितने भी राजा बनते थे लक्ष्मीनाथ जी को बहुत ज्यादा मानते थे, और बीकानेर के राजा यहाँ तक मानते थे कि हम राजा नहीं है वास्तव में बीकानेर के राजा तो लक्ष्मीनाथ जी, हम तो बीकानेर के दीवान है, मतलब प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से शासन कर रहे हैं। ऐसी विशेषता अपने को कई जगह मिलती है राजस्थान में। जैसे अपने राजस्थान में जो मेवाड़ के राजा थे वो खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, जैसे जो अपने जयपुर के राजा थे वो खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे, जैसे जो बीकानेर के राजा थे वो खुद को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान कर दिया करते थे। तो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर भी बीकानेर में लूणकरण जी के टाइम में निर्माण हुआ था। लूणकरण जी के बारे में एक बात तो ये कि जो संत थे जसनाथ जी, उनके आशीर्वाद से इनको बीकानेर राज्य मिला था। एक बात यह कि इन्होंने जैसलमेर के रावल जेत सिंह को हराया था और नागौर के मोहम्मद खां को हराया था, लेकिन डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर दूसरी बात इनकी दानवीरता से संबंधित, बिट्ठू सुजा ने इनको कलयुग का कर्ण कहा, और जयसोम नाम के राइटर ने भी इनकी तुलना कर्ण के साथ की। कभी कोई पूछ ले भाई कर्ण के साथ लूणकरण की तुलना कौन कौन करता है, तो दो आदमी याद रख लेना अपने, बिट्ठू सुजा और जयसोम। लूणकरण सर झील का निर्माण हुआ, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बना, और बीकानेर के जो राजा थे वो खुद को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानते थे। दीवान का मतलब हम उनकी तरफ से शासन करते हैं, वास्तव में हम राजा नहीं है, राजा लक्ष्मीनाथ जी है। और ऐसा आपने लगभग राज्यों में परंपरा पाई जाती थी। राजत्व का दैवीय सिद्धांत था कि राजा खुद को देवताओं के साथ में जोड़ दिया करते थे। लूणकरण के बाद में जो अगले बड़े राजा बने उन राजा का नाम है जेत सिंह। जेत सिंह एक बड़े राजा बने। जेत सिंह के बारे में दो तीन बात। एक तो जब जेत सिंह राजा बने 1526 में जेत सिंह राजा बने, और 1527 में अपने राजस्थान के इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध है। राजस्थान के इतिहास में एक बड़ा युद्ध हुआ आपने खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 1527 में। और इस खानवा के युद्ध में लूणकरण ने अपने बेटे कल्याणमल को भेजा। कल्याणमल इनका बेटा था, कल्याणमल का बेटा कल्याणमल तू जा और सांगा की सहायता करके। तो कोई पूछे कि खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से सेना लेकर कौन गया था, तो सेना लेकर गया था कल्याणमल। किसका बेटा था? किसका बेटा था? जेत सिंह का बेटा था। अब इस समय हम पढ़ते हैं खानवा युद्ध 1527 में हुआ। बाबर और सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, और बाबर सांगा को हरा के इस युद्ध के बाद भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। 1530 में बाबर का निधन हो जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का बेटा हुमायूं राजा बना। हुमायूं का एक भाई था कामरान।
हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा किया और हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दे दिया। मतलब ऊपर वाला भाग तू रख ले, इधर दिल्ली आगरा वाला भाग मैं रख लेता। इसी प्रकार उसने अपने दो भाई और थे अस्करी और हिंदाल, उनमें भी राज्यों को बंटवारा कर दिया था। एक को मेवात दे दिया था और एक को संभल वाला प्रदेश उनको संभला दिए थे। अब कामरान जब काबुल और कंधार का राजा बन गया तो कामरान का ललचाया जी, कामरान को लगा मुझे आगे भी कब्जा कर लेना चाहिए। कामरान नीचे की तरफ उतरा, अपने पंजाब की साइड में उतरा, पंजाब पर कब्जा किया। पंजाब से जब नीचे उतरा तो उसने अपने राजस्थान में अपने हनुमानगढ़ को पहले बोलते थे भटनेर, तो भटनेर पर कब्जा कर लेता है। भटनेर पर कब्जा करने के बाद वो और आगे बढ़ता है और बीकानेर की तरफ हमला करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि बीकानेर को पहले राती घाटी कहा करते थे, तो यहाँ पर कामरान के और जेत सिंह के बीच में राती घाटी का युद्ध होता है। ये याद रखना आपने को, ये कोई पूछे कि भाई राती घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी के अंदर राती घाटी का युद्ध हुआ कामरान के बीच में और बीकानेर के राजा जेत सिंह के बीच में। याद ये रखना है कि कामरान कौन था, तो अभी मैंने बताया जैसा कि कामरान मुगल बादशाह हुमायूं का भाई था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसके अंदर जेत सिंह जीत जाता है। एक बड़ी बात है कि जेत सिंह ने मुगल बादशाह के भाई को हरा दिया था, जेत सिंह ने बाबर के बेटे को हरा दिया था, कामरान को हरा दिया था। कौन से युद्ध में? तो राती घाटी के युद्ध। राती घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1534 के अंदर हुआ। ये जो युद्ध है राती घाटी वाला युद्ध है, कामरान और जेत सिंह के बीच का 1534 का युद्ध है, जिसके अंदर जेत सिंह जीत गया था। इस युद्ध की जो जानकारियां हैं वह हमें एक किताब से मिलती है। अभी जो मैंने एक नाम बताया था बंदे का, बिट्टू सुजा, तो बिट्टू सुजा एक राइटर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी राव जेत सिरोच्छंद। और ये जो राव जेत सिरोच्छंद नाम की किताब है, इसी किताब के अंदर इस युद्ध का वर्णन है। इसमें जेत सिंह की विजय का वर्णन है, जेत सिंह के पराक्रम का वर्णन है। और इसी किताब में जब वो लिखते हैं कि बिट्टू सुजा लिखते हैं कि राव जेत सिंह वह महान राजा थे जिन्होंने कामरान को हरा दिया, तो इसी में लिखते हैं कि जेत सिंह के पिता लूणकरण भी बड़े राजा थे और लूणकरण को हम कलयुग का कर्ण कह सकते हैं। तो जेत सिंह के बारे में दो जानकारियां, खानवा युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा, राती घाटी के युद्ध में उन्होंने कामरान को हरा दिया था, हुमायूं को भाई कामरान को हरा दिया था। पर इसी टाइम एक बड़ी और जोरदार सी घटना हुई। इसी टाइम जोधपुर के अंदर राजा बन जाता मालदेव। मैंने शुरुआत के अंदर बताया कि जोधपुर राठौड़ रियासत थी, उसी का एक भाग अलग से बीकाजी के रूप में राठौड़ रियासत में स्थापित किया गया जो कि बीकानेर था। अतः जोधपुर और बीकानेर वाले एक ही वंश के थे, स्वजातीय थे, दोनों राठौड़ राजवंश थे। शुरुआत में कई सालों तक दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते रहे। जोधपुर वालों की लड़ाई हो तो बीकानेर वाले साथ देने के लिए जाए, बीकानेर वालों की लड़ाई हो तो जोधपुर वाले भी कुछ साथ देने के लिए आए। दोनों शादी ब्याह में एक दूसरे के आया जाया करते थे। बीका सुजा के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हुआ तो उसके बीच में भी संधि हो गई थी। लेकिन मालदेव जोधपुर में राजा बना। मालदेव बड़ा साम्राज्यवादी राजा था और मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। मालदेव और जेत सिंह के बीच में फिर एक युद्ध होता है। मालदेव और जेत सिंह के बीच में युद्ध हुआ पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। हम उसको पाहेबा का युद्ध भी कहते हैं या साहेबा का युद्ध भी कहते हैं। 1541 के अंदर पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है जेत सिंह के और जोधपुर के राजा मालदेव के बीच में। मालदेव जोधपुर का राजा था। मालदेव बड़ा राजा था, शक्तिशाली राजा था। उसने इस युद्ध को जीत लिया, नहीं कि युद्ध को जीता, बल्कि जेत सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। और मालदेव बीकानेर पर कब्जा कर लेता है और बीकानेर में अपने एक बंदे को यहाँ पर अपॉइंट कर देता है, कुंपा। कुंपा को उसने बीकानेर में अपॉइंट किया, बीकानेर में छोड़ा उसने और बीकानेर में छोड़ के वापस वो अपने जोधपुर चला गया। इस प्रकार एक बार जो बीकानेर वालों के हाथ से बीकानेर का राज्य निकल गया था। जेत सिंह पाहेबा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था और मालदेव ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। जेत सिंह के बारे में 3 युद्ध कि खानवा के युद्ध 1527 में उसने अपने बेटे कल्याणमल को भेजकर सांगा की सहायता की। उसके 7 साल बाद 1534 में राती घाटी के युद्ध में उसने हुमायूं के भाई कामरान को हराकर यहाँ से वापस भगा दिया था। कामरान भी शक्तिशाली योद्धा था। कामरान इससे पहले भटनेर पर कब्जा कर चुका था, लेकिन राती घाटी वाले युद्ध में उसे जेत सिंह से हारना पड़ा। और इसके भी 7 साल बाद पाहेबा या साहेबा के युद्ध में जेत सिंह मालदेव के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था और मालदेव ने बीकानेर पर कब्जा किया और कुंपा को बीकानेर का शासन सौंप दिया था। तो हमने 2-3 बड़े राजा पढ़े, पहले बीकाजी पढ़े, लूणकरण और उसके बाद में जेत सिंह। अगले जो बीकानेर में बड़े राजा बने वो राजा थे कल्याणमल। कल्याणमल बीकानेर में एक बड़े राजा बने 41 से लेके 74 तक राव कल्याणमल। जब पाहेबा या साहेबा वाले युद्ध में जेत सिंह युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, कल्याणमल के पैतृक राज्य पिता की मृत्यु हो जाती है, पैतृक राज्य पर मालदेव का कब्जा हो जाता है, तो कल्याणमल यहां से शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया और उसने शेरशाह सूरी से सहायता मांगी। और उसने शेरशाह सूरी को कहा, सुल्तान यदि तुम मेरी सहायता कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई कर लूंगा, अपने दोनों मिलकर लड़ते हैं, तुम मालदेव को हरा दो और मुझे मेरा बीकानेर वापस दिलवा दो। और शेरशाह सूरी की सहायता से बाद में बीकानेर वापस प्राप्त कर लेता है। बीकानेर राज्य प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी से सहायता मांगते हैं। जैसा कि हमें ज्यादातर लोग जानते हैं, ये बाद में शेरशाह सूरी का जो गिरी सुमेल का युद्ध था 1544 में, जो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उसमें मालदेव के खिलाफ 2 लोग राजस्थान के भाग लेते हैं। उनमें एक आदमी यही बीकानेर के कल्याणमल थे, दूसरे जो बंदे थे वो मेड़ता के थे, वीरमदेव। वो भी राठौड़ थे। जोधपुर से टूट के मेड़ता की अलग रियासत हुई थी, लेकिन मालदेव ने उनको भी किसी बात पर नाराज कर दिया था, उनके राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। अतः कल्याणमल और वीरमदेव जो मेड़ता के वीरमदेव थे, वो दोनों ही शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। शेरशाह सूरी ने भी राठौड़ों के स्फूट का फायदा उठाया और उसने गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव पर आक्रमण कर दिया था।
तो एक बात ये याद रखने वाली है कि गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ देने के लिए बीकानेर का कौन सा राजा आया था? बीकानेर का राजा कौन सा था? कल्याण। या उल्टा कोई पूछ ले कि कल्याणमल किसकी सहायता से जोधपुर मालदेव को हटाकर, जोधपुर के मालदेव को हटाकर बीकानेर पर कब्जा करता है? तो शेरशाह सूरी की सहायता से करता है। एक तो ये याद रखने वाली बात। इसके बाद दूसरी बात, 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। अकबर नागौर दरबार का आयोजन करता है। अकबर अपने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था राजस्थान में। तो वास्तव में उद्देश्य तो ये बताया जाता है कि हम अकाल रात कार्य करवाएंगे और अकबर नागौर में दरबार लगवाता है, लेकिन वास्तव में उद्देश्य ये था कि राजस्थान के राजाओं को संधियां स्वीकार करवाई जाए। पश्चिमी राजस्थान के कई राजा है, हम अलग से उसको विस्तार से पढ़ेंगे नागौर दरबार को। उनमें एक राजा कल्याणमल था। कल्याणमल अपने 2 बेटों सहित इस दरबार में उपस्थित हुआ था। कल्याणमल गया, कल्याणमल के 2 बेटे गए। एक बेटे का नाम था राय सिंह और एक बेटे का नाम था पृथ्वीराज। राय सिंह और पृथ्वीराज दोनों इस दरबार में गए। इस दरबार में कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर के साथ संधि कर ली थी और राय सिंह और पृथ्वीराज दोनों को अकबर अपने साथ में आगरा ले गया था। तो कोई पूछे कि बीकानेर का पहला राठौड़ राजा कौन था जिसने अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो थे राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने सबसे पहले अकबर के नागौर दरबार में 1570 के अंदर ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपने दोनों बेटों को अकबर की सेवा में भेज दिया था। एक बेटे का नाम था राय सिंह और दूसरे बेटे का नाम था पृथ्वीराज। राय सिंह एक बड़े राजा। राय सिंह के बारे में हम खूब सारी चीजें पढ़ सकते हैं, राय सिंह के बारे में खूब सारी चीजें जानने लायक है। राय सिंह के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं अपने खूब सारे। जैसे जब हम राय सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं तो राय सिंह जी के बारे में क्या बात है? राय सिंह 1574 से 1612 के आसपास तक राजा रहे। हम राय सिंह के 2 अलग अलग कर सकते हैं। हम इनकी राजनीतिक उपलब्धियों को अलग कर सकते हैं। खुद बड़े यूं विद्वान व्यक्ति रहे तो इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को अलग किया जा सकता है। मतलब पॉलिटिकल अचीवमेंट अलग और कल्चरल अचीवमेंट हम अलग से पढ़ सकते हैं। बीकानेर में अब तक आपने देखे होंगे राजाओं के ज्यादातर के नाम के आगे इनके आगे राव लगता था। राव बिक्का, राव जेतसी, राव लूणकरण, राव कल्याणमल। बीकानेर में पहली बार किसी राजा के नाम के आगे महाराज लगना शुरू हुआ था या महाराजा धीराज लगना शुरू हुआ था तो वो राजा राय सिंह। राय सिंह के बाद में राजाओं के नाम के आगे महाराजा लगना शुरू हो गया था। पर महाराजा बनने से पहले ही 1570 में जब नागौर दरबार में अपने पिता कल्याणमल के साथ गए थे, फिर अकबर के साथ चले गए। अकबर ने जब इनकी प्रशासनिक क्षमताएं देखी राय सिंह की तो अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। और उस समय जोधपुर के राजा चंद्रसेन जो थे वो अकबर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अतः चंद्रसेन पर नियंत्रण करने के लिए, जोधपुर का प्रशासन संभालने के लिए राय सिंह को भेज दिया गया। और राय सिंह यहाँ जोधपुर के अंदर 3 साल तक रह के गए। 1572 से 74 तक उन्होंने यहाँ पे जोधपुर के अंदर अपनी सेवाएं दी। और बाद में जब 74 में कल्याणमल की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो बीकानेर चले गए और बाद में उन्होंने अपने बीकानेर राज्य को संभालना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय बाद में भी वो जोधपुर का नियंत्रण संभालते हैं, लेकिन बाद में जोधपुर को अकबर ने खालसा कर दिया था। पर 3 साल तक अपने याद रखने वाली बात कि 3 साल तक राय सिंह ने और जोधपुर का प्रशासन संभाला था 1572 से 74 तक चंद्रसेन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और उस समय ये मारवाड़ वाला पूरा क्षत्रिय शासन था तो चंद्रसेन पे, कल्ला राठौड़ पे, कल्ला राठौड़ जो उसमें सोजत के अंदर रह रहा था, एक पत्ता राठौड़ जो उसमें सिवाना में रह रहा था, सिरोही के राजा सुल्तान पर, इन सब पर राय सिंह ने नियंत्रण स्थापित किया था। इसी प्रकार राय सिंह को अलग अलग युद्ध अभियानों में भेजा गया। जैसे गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाने में राय सिंह का बड़ा योगदान था। मिर्जा मुगलों के भाई हुआ करते थे। जब अकबर राजा बना तो उन मिर्जाओं ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो उस मिर्जा विद्रोह को दबाने में राय सिंह को भेजा गया था। वहां पे राय सिंह ने वहां पर बहुत अच्छी वीरता दिखाई थी। पहले जब इब्राहिम मिर्जा जब गुजरात से भागा था, वहां से इब्राहिम मिर्जा भागा था तो राय सिंह ने उसको कठौली के युद्ध में हरा दिया था और कठौली के युद्ध में हरा कर उसे भगा दिया था। तो उसके बाद में जब हुसैन मिर्जा ने पुनः विद्रोह किया था अकबर के खिलाफ गुजरात में तो राय सिंह ने उसको मार दिया था। फिर जब काबुल कंदाहार में भी मिर्जा हकीम वाला विद्रोह हुआ था उसमें भी राय सिंह को भेजा गया था, तो मिर्जा हकीम के विद्रोह को भी इसने नष्ट किया था। जालौर में अपने को ताज खान नामक कोई बंदा था, उसने विद्रोह कर दिया था। अकबर ने तब भी इसको भेजा था और इसने तब भी इस विद्रोह का दमन किया था। कई विद्रोह का दमन किया था। अकबर बड़ा राजी था इस बात से। अकबर ने इनको 2-3 चीजें, अकबर ने 4000 का मनसबदार बनाया था। मनसब एक अरबी भाषा का शब्द होता है, मनसब का मतलब होता है पद, तो मनसबदार मतलब जिसको पद प्राप्त हो, तो 4000 का मनसबदार बनाया गया था। कहते हैं कि 1577 में अकबर ने इनको 51 परगने गिफ्ट के अंदर दिए थे। बटनेर की जागीर दी गई थी। 2-3 बातें याद रखनी है। अकबर के टाइम में 4000 के मनसबदार थे। 1577 में अकबर ने इनको 51 परगने दिए और बाद में अकबर ने इनको बटनेर की जागीर भी दी थी। अकबर ने इनको 3 साल के लिए जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। अकबर की तरफ से कई अलग अलग युद्ध अभियानों में भाग लिया था। मारवाड़ में अपने चंद्रसेन की, कल्ला राठौड़ के, पत्ता के विद्रोह को दबाया था। सिरोही के राजा सुल्तान के विद्रोह को दबाने के लिए भी भेजा गया था। मिर्जा विद्रोह में इब्राहिम मिर्जा को कठौली के युद्ध में हराया था। हुसैन मिर्जा को तो मार ही दिया था। काबुल कंधार में मिर्जा हकीम वाले विद्रोह में भी राय सिंह की सहायता ली गई थी और जालौर में ताज खान के विद्रोह को दबाया था। अकबर के जब अंतिम समय में अकबर बीमार हुआ तो जब समाचार आया अकबर की मृत्यु हो सकती है, तो जहांगीर ने जिस राजा को सबसे पहले और मुगल दरबार में आने का अनुरोध किया था, जिस राजा को सबसे पहले मुगल दरबार में आने के लिए कहा था, वह राय सिंह था।
वैसे भी अपने राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि मुगलों का जयपुर के बाद, आमेर के बाद यदि सबसे अधिक किसी पर विश्वास था तो वो बीकानेर वालों पर विश्वास था। और इस बात को मैं और अच्छे शब्दों में कहूं कि अकबर के दरबार में किसी हिंदू राजा का प्रभाव सबसे अधिक था तो वो राजा थे आमेर के मान सिंह। उसी प्रकार जहांगीर के दरबार में यदि किसी हिंदू राजा का सबसे अधिक प्रभाव था तो वो राजा था बीकानेर का राय सिंह। जहांगीर ने उनको शीघ्र आगरा आने के लिए कहा, मुगल दरबार में आने के लिए कहा। अब जहांगीर राजा बने, जहांगीर ने राजा बना, जहांगीर राजा बना। जहांगीर के राजा बनते जहांगीर का बेटा था खुसरो, और जहांगीर के बेटे खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब समस्या ये कि जहांगीर को खुसरो का विद्रोह दबाने के लिए जाना, लेकिन राजधानी आगरा की जिम्मेदारी किसको सौंपे? वहां पर हरम है, महिलाएं रहती है मुगलों की। एक बार फिर जिस आदमी पर विश्वास व्यक्त किया गया वो आदमी राय सिंह था, और राय सिंह को राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बाद में जहांगीर ने राय सिंह को दक्षिण भारत में अभियान के लिए भेज दिया था, और मनसब भी बढ़ा दिया था। अकबर के टाइम में जो 4000 का मनसब था इसको बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। तो जहांगीर के टाइम में 2-3 घटनाएं याद रखनी कि एक तो अकबर की मृत्यु के समाचार सुनते सबसे पहले किसी को यदि आने का निवेदन किया गया था, शीघ्र आगरा पहुंचने को जिसको कहा गया था, वह आदमी राय सिंह था। खुसरो के विद्रोह के समय, जहांगीर के बेटे खुसरो ने जब विद्रोह किया था उस समय यदि किसी व्यक्ति ने और सहायता की थी तो वह राय सिंह था, और आगरा की जिम्मेदारी दी गई थी। और जहांगीर ने इनको 5000 का मनसबदार बना दिया था, मनसब बढ़ा दिया था, मनसब बढ़ा के 5000 कर दिया। एक बार ये खूब बारी क्वेश्चन पूछा कि बीकानेर का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अकबर और जहांगीर दोनों के राज्य में मनसबदारी प्राप्त की थी? तो राय सिंह था। अकबर के टाइम में वो 4000 का मनसबदार था, और जहांगीर के टाइम में उसकी मनसबदारी बढ़कर 5000 हो गई। फिर जहांगीर के टाइम में साउथ इंडिया भेजे गए थे। साउथ इंडिया में वही बुरहानपुर नाम की जगह पड़ती है, बुरहानपुर नामक स्थान पर उनका निधन हो गया था वहां। ये जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे थे ये राय सिंह की राजनीतिक उपलब्धियां। राय सिंह अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए ज्यादा अच्छे से जाने जाते हैं कि सांस्कृतिक रूप में राय सिंह की, जैसे राजनीतिक में वापस देखें तो पहला वो राजा बीकानेर में जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। जोधपुर का 3 साल के लिए प्रशासक बनाया गया 72 से 74 के बीच में। चंद्रसेन, कल्ला राठौर, पत्ता राठौर और सिरोही के सुल्तान के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने भेजा था। गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाया था। कठोले के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हराया था। हुसैन मिर्जा को तो मार ही दिया था बाद में। 1581 में जब काबुल कंधार वाला विद्रोह होता है मिर्जा हकीम का, तब भी इनको भेजा गया था। जालोर में ताज खान के विद्रोह को हराया था। अकबर इनकी सेवाओं से खुश होकर 4000 का मनसबदार बनाता है। 1577 में 51 परगने देता है, बटनेर की जागीर देता है। जहांगीर ने इन्हें अपने पिता की मृत्यु के समय जल्दी से जल्दी आगरा आने के लिए कहा था। अपने बेटे खुसरो के विद्रोह के समय राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपी थी। 5000 का मनसबदार बनाया था, दक्षिण में भेजा था। दक्षिण में इनकी बुरहानपुर में मृत्यु हो गई थी। ये सब हम राय सिंह की राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ रहे थे, उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स थी कि राजनीतिक रूप से, योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में, एक प्रशासक के रूप में राय सिंह ने क्या क्या कार्य किए थे। जब हम उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखते हैं, जब हम उनकी कल्चरल अचीवमेंट्स को देखते हैं तो और ज्यादा अच्छी। बीकानेर में जूनागढ़ का किला है। इस जूनागढ़ किले का निर्माण यदि किसी राजा ने करवाया था तो राजा राय सिंह था। खुद सैन्य अभियानों में लगे हुए थे। तो अपने एक मंत्री हुआ करते जिनके करमचंद, उन करमचंद जी को कहा कि भाई करमचंद जी आप जानो और आपका काम जानिए, ये किला बनाओ। और कहते हैं 1589 से 94 के बीच, 89 to 94 के बीच में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ किले में हम घुसेंगे तो जूनागढ़ किले के अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई, ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की तारीफें की जाती थी उनको प्रशस्तियां कहा करते थे, यूलोजी कहा करते थे। और इसके अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई, राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई, जो राय सिंह प्रशस्ति जैता नाम के एक जैन मुनि ने लिखी। जैता नाम के एक जैन मुनि भी, उन्होंने प्रशस्ति लिखी। इस प्रशस्ति में राय सिंह के शासनकाल की बड़ी जानकारियां मिलती है, राय सिंह के युद्ध अभियानों की जानकारियां मिलती है, संस्कृत भाषा की प्रशस्ति। तो कोई पूछेगा राय सिंह प्रशस्ति कहां पर बनी हुई है, तो जूनागढ़ के अंदर लगी हुई है। जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया था, करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। 1589 से 1594 के बीच में करवाया गया था। इसी जूनागढ़ के किले में चित्तौड़ के 2 वीर योद्धाओं की मूर्तियां हैं, जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता नाम के 2 योद्धा हुए जो चित्तौड़ के 3रे साके में अकबर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। जूनागढ़ का जो सूरज पोड़ बना हुआ है, उस सूरज पोड़ पे उन दोनों की मूर्तियां लगी हुई, दोनों की मूर्तियां। बहुत अच्छा सा किसी राजस्थानी कवि ने कहा कि जयमल बढ़ता जीव नैन पत्तो डावी पास, हिंदू चढ़िया हाथियां अड़ियो जसाकाश। कि एक साइड के अंदर, लेफ्ट साइड में जयमल है और राइट साइड के अंदर फतेह है। दोनों हिंदू है, वो हाथियों पे चढ़े हुए थे और दोनों का जो यश था वो आसमान को छू रहा था। राय सिंह के टाइम में बीकानेर की चित्रकला शुरू हुई थी। जो बीकानेर पेंटिंग है उसका यदि शुभारंभ किसी का समय माना जाए तो राजा राय सिंह का शासनकाल, राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर की चित्रकला प्रारंभ हो जाती है। राय सिंह खुद बहुत बड़े विद्वान थे। राय सिंह ने कई किताबें लिखी उन्होंने, जैसे उनकी एक किताब का नाम है राय सिंह महोत्सव, एक बुक का नाम है वैदिक वंशावली। ये दोनों किताबें वैदिक से संबंधित है, राय सिंह महोत्सव और वैदिक वंशावली। वैद्यों से, रोग से, निवारण से, इनसे संबंधित किताबें। 2 किताबें और, एक किताब का नाम है ज्योतिष रत्नमाला, जैसा कि नाम से सुस्पष्ट होता है कि ज्योतिष के बारे में किताब। एक किताब अन्य ज्योतिष ग्रंथों पर टीका लिखी हुई, बाल बोधिनी। तो बाल बोधिनी बाकी की जो किताबें पढ़ी गई ज्योतिष की, उन ज्योतिष की किताबों पर टीका लिखी गई। ज्योतिष ग्रंथों पर टीका, कमेंट्री। किसी बड़ी किताब का जब सरल रूप को लिखा जाए तो वो कमेंट्री हो जाती है। तो ज्योतिष की जो कठिन ध्रुव है पुस्तकें थी, उनका जो कमेंट्री लिखी गई उन पे राय सिंह जी द्वारा, उस कमेंट्री का नाम बाल बोधिनी। तो 4 किताबें बेसिकली, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी। जैता इनके दरबार में थे, जैता ने राय सिंह को प्रशस्ति लिखी थी। मैंने बताया कि करमचंद ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था।
रायसिंह के दरबार में एक राइटर होते जयसोम। अभी शुरुआत में हम पढ़ रहे थे कि जयसोम ने लूणकरण के बारे में कहा था, लूणकरण की तुलना कर्ण से की थी। वो जयसोम करमचंद के बारे में किताब लिखते हैं, करमचंद के वंश को बताने वाली किताब लिखते हैं। लंबा चौड़ा सा नाम है किताब का, करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम, उत्कीर्णकम काव्यम नाम करके एक पुस्तक है। ये जयसोम ने लिखी थी, करमचंद के बारे में जानकारी नहीं थी, पर चूंकि करमचंद रायसिंह के दरबार में था, इसी पुस्तक में रायसिंह को कहा गया राजेंद्र, अर्थात वह राजा जो अपने शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, वह राजेंद्र है, ऐसा रायसिंह को कहा गया है। पुस्तक का नाम है करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम। ये पुस्तक लिखी गई थी जयसोम के द्वारा, जयसोम ने ऐसा कहा था। और जयसोम ने ये पुस्तक जो करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम लिखी थी, ये जो करमचंद थे इनकी देखरेख के अंदर ही जूनागढ़ का किला बनवाया गया था। रायसिंह खुद एक अच्छे राइटर, हमने उनकी किताबें पढ़ी। और रायसिंह लित कहा जाता है कि रायसिंह जो थे वो आंसू कवि थे, मतलब हाथों हाथ किसी भी विषय पर कविताएं बना सकते थे। कहते हैं जब रायसिंह की जब साउथ इंडिया में पोस्टिंग हो रखी थी, जब साउथ इंडिया के अंदर रायसिंह रहा करते थे, तो एक दिन साउथ इंडिया के जंगलों से होकर जा रहे थे और उन जंगलों के अंदर उनको एक पौधा दिखाई दिया, फोग, फोग का पौधा, पश्चिमी राजस्थान का एक पौधा। बेसिकली बीकानेर के आसपास वाले इलाके में फोग के पौधे, झाड़ीनुमा एक पौधा होता है, बहुतायत के अंदर फोग के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन वो पश्चिमी राजस्थान के अलावा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता और साउथ इंडिया में तो दुर्लभ था। लेकिन साउथ इंडिया में अचानक उनको बाकी वनस्पतियों के बीच में अचानक एक फोग का पौधा दिखा और उस फोग के पौधे को देख के रायसिंह को बीकानेर की याद आई, उनके अंदर यूं राष्ट्रवाद पनपा, उनको अपने राष्ट्रवाद की याद आई, राष्ट्र की याद आई, और वो उस फोग के पौधे को देख कर एक अच्छा सा दोहा बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं, आप देख रहे, बहुत अच्छा सा दोहा है। उस फोग के दोहे को देख के तो फिर इतिहासकारों ने कहा गया किसी आदमी में किसी वस्तु को देख के भी राष्ट्रवाद पनपता है। और रायसिंह उस फोग के पौधे को देख के कहते तू सैंदेसी रूखड़ो, तू सैंदेसी रूखड़ो, मैं परदेसी लोग, तू संदेशी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, मैं तो अकबर तेड़िया, मैं तो अकबर तेड़िया, तू क्यों आयो फोग। कि रायसिंह उसको कहते हैं कि तू सैंदेसी रूखड़ो, सैंदेसी मतलब एकदम देसी, रूख मतलब पौधा, ये तू हमारा एकदम देसी पौधा है, मैं परदेसी लोग, हम तो खुद ही प्रदेश में आए हुए हैं, ये साउथ हमारा नहीं है, हमें तो यहाँ पे भेज दिया गया, हमारा तो प्रदेश, हम तो प्रदेश में आए हुए लोग हैं। मैं तो अकबर तेड़िया, तेड़ना मतलब राजस्थानी में होता है भेजना, कि हमें तो यहाँ पे अकबर ने भेज दिया, तू क्यों आयो फोग, तुझे यहाँ पे किसने भेज दिया है, तू यहाँ पर क्यों आ गया है। तो रायसिंह फोग के पौधे को देख के वहां पर साउथ इंडिया के अंदर दुआ बोलते हैं। इसको देख के भी लगता है कि आपके बाकी भारत में तो फोग अब चल रहा होगा, लेकिन बीकानेर में तो फोग उस टाइम भी चल रहा था, तभी रायसिंह फोग को देख के दुआ बोल रहे हैं। फिर रायसिंह की कल्चरल एक्टिविटीज, रायसिंह की पुस्तकें, रायसिंह का निर्माण कार्य, रायसिंह की राजनीतिक उपलब्धियां, ये सब चीजें, इनके साथ में एक और बड़ी जोरदार चीज, रायसिंह बहुत बड़े दानवीर आदमी थे। अपने जयपुर के इतिहासकार में मुंशी देवी प्रसाद, और मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं कि वह राजपूताने का कर्ण था। वापस कर्ण के साथ तुलना की गई, बीकानेर के दो राजाओं की कर्ण के साथ तुलना की गई, एक लूणकरण की और दूसरी रायसिंह। लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया, ये कहने वाले बिट्टू सुझाव है। रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा गया, और ये कहने वाले हुए मुंशी देवी प्रसाद, जो अपने जयपुर के इतिहासकार थे। उन्होंने कहा भाई ये राजपूताने का कर्ण, वाकई बहुत बड़े दानवीर आदमी थे। और अपने तो गांव में कहानियां सुनाई जाती है कि रायसिंह जी की कोई एक बेटी थी और उनकी शादी आमेर वाले मान सिंह जी के साथ में की हुई थी। और वो जो बेटी थी वो जब भी अपनी सुनती अपने पिता के बारे में, उसके पिता ने इतना दान दिया, उस समय के जो तत्कालीन कवि वगैरह थे वो दोहे बनाते, गीत बनाते, तो वो बड़ी राजी होती और वो बाकी रानियों को बुला के उनको पार्टियां दे दिया करती, बाकी रानियों को बुला के उनको भोज दे दिया करती। देखो मेरे पिता ने आज इतना बड़ा दान दिया, मेरे पिता का नाम आया। बाकी रानियां बड़ी तंग हुई, बाकी रानियों ने रायसिंह जी कहा भाई ये क्या चीज है, और इसके पिताजी यदि ज्यादा दान देते हैं हम क्या करें, और यदि हमारे पिताजी दान नहीं देते तो इसमें हम क्या करें। ये रानी में टॉर्चर करती रहती है, ये कहती है देखो मेरे पिताजी ने दान दिया है, मैं पार्टी दे रही हूँ, पार्टी लो तुम, और तुम्हारे पिताजी तो दान देते ही नहीं। मान सिंह जी को बड़ा अजीब लगा, मान सिंह जी ने अपनी रानी को जाके कहा, तो मान सिंह जी ने जाकर कहा ये तरीका आपका गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। हिंदू संस्कृति तो कहती है कि दान होता है गुप्त दान होता है, जब इस हाथ से दे तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो और आप तो अपने पिता के बारे में दान की बातें बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताते रहते हैं, तो उसने इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पिताजी ने दान दिया, और किसने दान दिया, आपने दिया खुद ने कभी। मान सिंह को लगा रडार अपनी तरफ ही आ गई इस बार। तो कहते हैं मान सिंह जी ने वित्त मंत्री को जाकर कहा कि सुबह सुबह 5 आदमी तैयार रखना और मैं उन 5 को दान दूंगा। ऐसा कहते हैं रायसिंह ने कोई 1 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति को दान दिए थे, इसकी बड़ी चर्चा थी। मान सिंह ने कहा कि मैं 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए दान दे दूं। सुबह 5 आदमी तैयार थे, वित्त मंत्री जी रुपए लेके तैयार करे थे। मान सिंह जी गए, उन्होंने 5 योग्य व्यक्तियों को जिनको दान दिया जा सकता, सुपात्रों को 1-1 लाख रुपए दान दिए, चुपचाप आके अपने सो गए। और ये चर्चाएं निकली और लोगों ने कहा भाई राजा हो तो राजा मान जैसा, जिस राजा मान ने यूं दान दिया, इस हाथ से दिया, इस हाथ को पता नहीं चलने दिया, चुपचाप जाके सो गया, दान हो तो ये। अब जो बाकी रानियां थी उनको करने का मौका मिला, बाकी रानी ने उस रानी का महल घेरा जाके, और उसके महल के जाके बाहर बातें करने शुरू की कि भाई राजा तो मान जैसा हो जिसने इतना बड़ा दान दिया है। एक सुना था थोड़े दिन पहले किसी ने 1,00,000 रुपए दान दिए थे, लोगों ने उस दान के चक्कर में भंडारे कर दिए, यहाँ पे भोज दे दिए थे। अब वो जो रायसिंह जी की बेटी थी वो दोपहर तक तो अंदर कुड़ती रही बैठी हुई थी। दोपहर के बाद में बाहर निकली, उसने सब रानियों को बुलाया और सब रानियों को बुला कहा इसमें क्या बड़ी बात है,
इस दुनिया में दान दो ही लोग दे सकते हैं, या तो मेरे पिताजी या मेरे पति। कुल मिला के चित भी अपनी और पट भी अपनी। तो इसलिए राय सिंह जी दानवीर आदमी थे, इसलिए उनको हम राजपूतानी का कारण कहते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। आगे की जो भी जानकारी होगी हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।